हाँ जी। नमस्कार आप सभी को। करो सभी अपने अपने कैमरे आना स्टार्ट करें। नमस्ते नमस्ते। आज हम ना आरपी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आरपी को बेसिक से नहीं समझेंगे, उन्हें कोई समझ आएगा जिन्हें ऑलरेडी आरपी आते हैं। जिन्हें आरपी का पता नहीं है उन्हें कुछ खास समझ आएगा नहीं, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। जो अभी वाले कोर्स के बैच में है ना, उन्हें उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें आरपी का इस्तेमाल नहीं आता। जब आप आरपी का इस्तेमाल सीख लेंगे देन फिर आप इस रिकॉर्डिंग को देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आज हम यहाँ पर प्राइमरी फोकस ये रखेंगे कि हमारे पास अलग से आरपी क्या क्या है। वैसे चार का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, उस चार के अलावा भी हमारे पास आरपी होते हैं, ठीक है। उनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, कहाँ पर कर सकते हो, वो हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना। चलो, टोटल केपी में हम आरपी इस्तेमाल करते कहाँ कहाँ पर है। जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो जन्म कुंडली में हम तीन जगह आरपी का इस्तेमाल करते हैं। एक तो टाइमिंग ऑफ इवेंट को देखने के लिए, जब हम अंतरदशा लेते हैं तो आरपी की मदद से लेते हैं, महादशा अंतरदशा। फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते समय आप आरपी का इस्तेमाल करते हैं, जन्म समय को ठीक करने के लिए। और तीसरे पॉइंट में सूर्य गोचर के समय हम आरपी का इस्तेमाल करते हैं। ये जन्म कुंडली में तीन जगह आप आरपी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फिर जब हम प्रश्न कुंडली में जाते हैं तो प्रश्न कुंडली में टाइम वेरीफाई करने की तो हमें जरूरत नहीं है, टाइम तो ऑलरेडी ठीक होगा उसका, प्रश्न कुंडली का। लेकिन प्रश्न कुंडली की महादशा अंतरदशा देखते समय भी हम आरपी का इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रश्न कुंडली में अगर सूर्य गोचर लगाना है तो वहां भी हम आरपी इस्तेमाल कर लेंगे सेम तरीके से, ठीक है। फिर हमने केपी में केपी नुमेरो की थ्योरी करते हैं प्रश्न कुंडली वाले कोर्स में, उसमें आरपी का इस्तेमाल होता है। और एक हमारे पास केपी में थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन है, पूर्व निर्धारित घटना, उसमें भी आरपी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ मल्टीपल पॉइंट है जहां पर हम आरपी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। चलो, मैं आपको बेसिक से कुछ हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ इसे, आप इसे समझने की कोशिश करना। जहां लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा तो वो पॉइंट फिर लिखना, ठीक है। हाँ, यह केपी सर ने आरपी को एक्सप्लेन इस तरीके से करा है कि वो कहते हैं आरपी है एक ईश्वर का संकेत है, कि परमात्मा हमें संकेत देता है कि ये पॉइंट लेना चाहिए, ये पॉइंट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लिखा है, ना केवल इंसान के जीवन में बल्कि कुदरत में भी होने वाली जो घटना होती है उसके पीछे भी ईश्वर का संकेत होता है। हर एक घटना होने से पहले आपको कुछ ना कुछ आइडिया देती है कि वो घटना होगी। जैसे बारिश आने से पहले थोड़ा सा तूफान, मौसम खराब होता है कि आपको आइडिया लगता है बारिश आने वाली है, ठीक है। हर घटना पूर्व नियोजित होती है, यानी कि वो घटना ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड होगी। कोई भी जो घटना होगी, कोई घटना अचानक से नहीं होगी। लेकिन हम उसके बारे में अनजान होते हैं, हमें नहीं पता होता कब हमारे साथ कोई घटना होगी, पर वो ऑलरेडी फिक्स होती है कि वो होनी ही होनी है। अंत, कई घटनाओं को हम दुर्घटना मान लेते हैं या अचानक से हुई घटना मान लेते हैं। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसे ना पता हो कि मेरा होना है, तो वो कहेगा मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई है। सडनली एक एक्सीडेंट हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। हर घटना पूर्व नियोजित होती है, इस बात का आधार हमारे पश्चिम और भारतीय साहित्य में हमें मिलता है, ठीक है। कुंडली शास्त्र में कोई भी घटना अचानक या अलिखित नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके चार्ट में ना हो और आपके साथ हुआ हो। सारे का सारा आपके चार्ट में आपको मिलेगा। हर घटना अपने पूर्व नियोजित समय पर ही होती है, यानी कि घटना ने जब उसका टाइमिंग ऑफ इवेंट आएगा वो घटना तभी होगी, उससे पहले नहीं होगी। यही कुंडली शास्त्र का मूल आधार है। इसीलिए आप किसी भी चार्ट को देखते हो कि कोई घटना कब होगी, आप उसे फाइंड कर सके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अर्थात अगर काल निर्णय की हमें पहले से जानकारी हो जाए तो अच्छी बुरी घटनाओं का हमारे पर प्रभाव नहीं होगा, मतलब वो अपने समय पर होगी। अच्छा होना तो अच्छा होगा, बुरा होना तो बुरा होगा, ठीक है। काल निर्णय के लिए कुंडली की सूक्ष्मता से अभ्यास करने की, यानी कि टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए आपको कुंडली में बारीक से बारीक चीजों को स्टडी करने की जरूरत है। फिर चाहे वह जन्म कुंडली हो या फिर वो आपके पास प्रश्न कुंडली, ठीक है।
कुंडली शास्त्र का एक साधारण सा बेसिक नियम है कि जब जातक आपसे कोई प्रश्न पूछने आता है तो वो अपने प्रश्न का उत्तर अपने साथ ही लेकर आता है। ठीक है। प्रश्न समय कुदरत भी अपने हालातों से आपको वो जवाब देने की कोशिश करती है। जैसे आपने पहले पहले देखा होगा ना, वो टैरो कार्ड वाले, उनके पास कार्ड होते थे और एक पंछी होता था, तोता। वो कार्ड निकालता था और वो जो उसमें आता था देन वो प्रिडिक्ट करते थे। यानी कि कुदरत जो भी चीजें निकाल कर दे रही है हम उसी को प्रिडिक्ट करते हैं। कई सारे लोग पंछियों से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, हवा के थ्रू, पेड़ों के थ्रू, मतलब कुदरत के संकेत को लेकर हम उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इसका यह है कि हाथ कान इन सभी चीजों का अच्छे से तालमेल रखकर, अच्छे से नजर और बुद्धि का इस्तेमाल कर कर हम सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हर एक संकेत का अर्थ जानना, जो भी आपको चीजें मिलती है, ज्योतिष की बुद्धिमत्ता और निरीक्षण शक्ति पर निर्भर करता है कि आप किस बुद्धि से चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इजी हो जाएगा। कई बार विचारों की उलझन से परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है। और फलित बताना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए रूलिंग प्लैनेट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। रूलिंग प्लैनेट को तत्कालीन कार्येश ग्रह कहते हैं। ये अब आप लाइन लिख लीजिए, लिखो रूलिंग प्लैनेट इज इक्वल टू तत्कालीन कार्येश ग्रह। तत्कालीन मतलब अभी, कार्येश मतलब काम करने वाले, ग्रह मतलब प्लैनेट। अभी के समय में जो प्लैनेट काम करेंगे उन्हें हम कहेंगे तत्कालीन कार्येश ग्रह या रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट का अगर सही सही भाषांतर कर करा जाए तो तत्कालीन कार्येश ग्रह मतलब अभी के समय जो ग्रह काम कर रहे हैं। तत्कालीन का अर्थ है मतलब उसी समय, अर्थात प्रश्न समय के समय प्रभाव रखने वाले ग्रह। प्रश्न समय क्या होता है? जिस समय आप किसी व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं वो समा प्रश्न समय कहलाता है। ठीक है। यानी कि जब भी आप किसी चार्ट को देखना शुरू करेंगे उस समय वो एक प्रश्न समय कहलाएगा, और उस समय कौन कौन से ग्रह ग्रह प्रभाव रखते हैं। प्रश्न समय कौन से ग्रह का प्रभाव है, यह जानना ही प्रश्न समय के रूलिंग प्लैनेट को जानना है। हर समय पर कुछ विशिष्ट ग्रहों का प्रभाव होगा, यानी कि हर समय पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होगा। ठीक है। एक बार छोटी सी हम प्लेनेट की मूवमेंट लिख लेते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा किस किस मूवमेंट पर क्या क्या चीजें बदली जा सकती। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जन्म कुंडली में पहले घर की मूवमेंट को देखते हैं, उसे कहते हैं असेंडेंट मूवमेंट। असेंडेंट मतलब लगन की मूवमेंट। तो लगन में क्या क्या मूव होगा? लगन की राशि है असेंडेंट राशि, 2 घंटे के बाद चेंज होती है। ठीक है। फिर असेंडेंट का स्टार है हमारे पास, असेंडेंट नक्षत्र 53 मिनट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक। और असेंडेंट का सब लोड आपके पास हो कुछ ही मिनटों में चेंज हो जाएगा। 3 मिनट ले लो, 5-7 मिनट ले लो। छोटे से छोटा सूर्य का है 3 मिनट लेता है, बड़े से बड़ा शुक्र का है तो वो 9 मिनट लेगा। डिपेंड क्या करता है किस डिग्री पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है। शुक्र का सब 2 डिग्री है, दो से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 मान लो आप। ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट तक रहेगा। अब अगर शुक्र का सब स्टार्ट ही 1 डिग्री से हो रहा है तो फिर वो 4 मिनट बाद ही चेंज हो जाएगा ना। तो सरल भाषा में लाइन ये आती है, असेंडेड 1 डिग्री मूव होगी 4 मिनट के हिसाब से। ठीक है। असेंडेड 1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से। एक राशि आपकी 30 डिग्री की है, लगन 30 डिग्री का बनेगा, तो वो 2 घंटे से मूव होगा असेंडेंट, लगन मूव इन 2 घंटे। ठीक है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, 13 को मल्टीप्लाई 4 से कर लो, करीबन 53 मिनट निकलेगा। ठीक है। और सब लोड हमारा छोटे से छोटा 1 डिग्री से भी छोटा और बड़े से बड़ा 2 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है,
तो 3 मिनट से लेकर 9 मिनट के बीच में, ये पहले घर की लाइन होगी। अब प्लेनेट भी अलग अलग तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। हम इसमें चंद्र का इस्तेमाल करते हैं रूलिंग प्लेनेट में। तो चंद्र जो अपनी एक राशि को बदलता है, वो बदलता है 2.5 दिनों में, ठीक है। 2.5 दिन बाद चंद्र अपनी एक राशि को बदलेगा। चंद्र नक्षत्र हर एक दिन बाद बदला जाएगा। पर डे लेगा चंद्र अपना नक्षत्र बदलने में। और फिर हम इसमें डे लोड इस्तेमाल करेंगे। डे लोड मतलब दिन का स्वामी ग्रह, हर एक दिन का स्वामी ग्रह अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। डे लोड कब से लेकर कब तक लिया जाएगा? नॉर्मली इंग्लिश जो स्टार्ट होता है वो आपका 24 घंटे होता है ना, रात के 12 के बाद होता है। हम 12 के बाद का नहीं लेते, हमें सूर्य उदय से लेकर अगले दिन का सूर्योदय तक सेम रहेगा, ठीक है। आज हमारे पास संडे हो गया, मान लो आज सूर्य आपका निकला 7 बजे। अब कल के सूर्योदय तक सूर्य ही संडे ही चलेगा आपके लिए, ठीक है। पर अक्सर हम रात के समय तो कुछ देखते नहीं है 12-1 बजे। देखना हो तो आप देख सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। वही डे लेना, चेंज मत कर देना, ठीक है। क्लियर पॉइंट इतना। पहले घर जो मूव करेगा वो करेगा असेंडेंट राशि 2 घंटे में, असेंडेंट नक्षत्र 53 मिनट, असेंडेंट सबलोड 3 से 5 से 9 मिनट के बीच। चंद्र मूव करेगा एक राशि को 2.25 दिनों बाद। चंद्र एक नक्षत्र को मूव करता है 1 दिन बाद। फिर चंद्र सबलोड कितनी कितनी देर बाद बदल जाता है, वैसे उसका इस्तेमाल तो नहीं है पर फिर भी 3 से 4 घंटे बाद चंद्र अपना सबलोड बदल देता है। क्योंकि एक दिन में एक नक्षत्र बदलेगा तो एक नक्षत्र में 9 सब हो गए, ठीक है। कुछ सब छोटे कुछ सब बड़े, तो करीबन किसी में 1 घंटा, किसी में 2 घंटा, किसी में 4 घंटा, ऐसा। ये हो गया विशिष्ट ग्रहों का प्रभाव, ठीक है। स्वयं कृष्णमूर्ति जी ने कई सालों का अभ्यास किया और रूलिंग प्लैनेट पर संशोधन करा, यानी कि रिसर्च करी है, और हमें उसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इससे पहले अन्य किसी ने भी इस प्रकार की रिसर्च नहीं करी, ठीक है। तो रूलिंग प्लैनेट की पूरी खोज का श्रेय पूरा केपी सर को जाता है। उन्होंने कई सालों के अनुभव के बाद ये हमें सिद्धांत दिया है, जिससे हम किसी भी चीजों को आसानी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास कुछ रूलिंग प्लान लिखो। नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट होता है, यहाँ मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप इंग्लिश में चाहे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है प्रश्न समय, प्रश्न स्थल पर उदित लगन, यानी कि जब आप देख रहे हैं उस समय कौन सा लगन है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे असेंडेंट राशि लोड, यानी कि पहले घर का राशि लोड। द सेकेंड रूलिंग प्लैनेट इज प्रश्न समय चंद्र जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का स्वामी, मतलब चंद्र नक्षत्र लोड। तीसरा रूलिंग, प्रश्न समय चंद्र जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी ग्रह चंद्र राशि लोड, ठीक है। फिर दिन, दिन का स्वामी ग्रह उसे हम डे लोड कहेंगे, ठीक है। असेंडेंट राशि लोड नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट, मून नक्षत्र लोड नंबर 2 रूलिंग प्लैनेट, मून राशि लोड नंबर 3 रूलिंग प्लैनेट, एंड द डे लोड इज नंबर 4 रूलिंग प्लैनेट, ठीक है। अब दिन का तो हिसाब क्लियर ही है। दिन के स्वामी में सोमवार होगा तो चंद्र लेंगे, मंगलवार होगा तो मंगल लेंगे, बुधवार होगा तो बुध लेंगे, गुरुवार होगा तो गुरु लेंगे, शुक्रवार होगा तो शुक्र लेंगे, शनिवार होगा तो शनि लेंगे, और संडे होगा तो सूर्य को लिया जाएगा, एतवार को, ठीक है। रूलिंग प्लेनेट का चार्ट बनाना कैसे है? इस चार्ट को बनाने के लिए आपको क्लाइंट के चार्ट से रूलिंग लेने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट के चार्ट को बनाने से पहले एक अभी का चार्ट बनाएंगे। अभी मतलब आप जहां पर हैं, आप जिस भी शहर में हैं वो शहर का नाम, कितना समय हुआ जब आप उस चार्ट को बना रहे हैं, और क्या डेट है, उसके चार्ट से सारी चीजें निकाली जाएंगी, ठीक है।
अब एप्लीकेशन में असेंडेंट का राशि लोड कहाँ लिखा होता है, पहले घर के पहले कॉलम पर लिखा होगा, है ना। राशि पहले आती है, नक्षत्र दूसरा, उपनक्षत्र तीसरा। मून का नक्षत्र कहाँ लिखा होगा, मून के सेकंड कॉलम पे। मून की राशि कहाँ लिखी होगी, मून के फर्स्ट कॉलम पे। डे लोड आपको मैनुअली याद होगा, ठीक है ना। डे लोड आपको याद, एक बार अभी का लिखते हैं, बनाते हैं। लिखो अभी की पहले डिटेल लिख लो। आज हमारे पास हो गए 11/1/2026। टाइम हो गया 12:20। प्लेस हम सभी पठानकोट लेते हैं, मेरा प्लेस लेते हैं, ठीक है। मैं एक अभी का चार्ट ओपन करता हूँ, वहां से हम आरपी लेते हैं। ये देखो, ये सेम अभी का मेरा चार्ट है। क्या क्या आरपी लेंगे, असेंडेंट का राशि लोड लिया जाएगा। असेंडेंट का राशि लोड असेंडेंट के पहले कॉलम पर आएगा। फिर मून का नक्षत्र स्वामी लिया जाएगा, मून के सेकंड कॉलम पर आएगा। फिर मून का राशि स्वामी लिया जाएगा, मून के पहले कॉलम पर आएगा, ठीक है। ये है। कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे लिखेंगे। असेंडेंट राशि लोड मंगल, मून नक्षत्र लोड मंगल, वो भी मंगल। मून राशि लोड वीनस। और डे लोड, आज संडे है ना, तो सन आ गया। असेंडेंट राशि लोड को शॉर्ट फॉर्म में असेंडेंट RL कर भी लिखा जाता है। मून के नक्षत्र लोड को शॉर्ट फॉर्म में मून NL कर भी लिखा जाएगा। मून के राशि लोड को शॉर्ट फॉर्म में मून RL कर भी लिख देते हैं। डे लोड को शॉर्ट फॉर्म में आप DL कर भी लिख सकते हैं। चलो, डन, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ बातें क्लियर करते हैं। बात ये क्लियर करते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 4 आरपी हैं। नंबर पहला कौन सा है, असेंडेंट राशि लोड, फर्स्ट आरपी। नंबर सेकंड मून नक्षत्र लोड। नंबर थर्ड मून राशि लोड। नंबर 4 इज डे लोड। सबसे पहला आरपी सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये ऐसे ही सीरियल उसका चलेगा, ये मूव होगी, ठीक है। चलो, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर कोई प्लेनेट आरपी में 2 या 3 बार हो तो वो ज्यादा स्ट्रोंग बन जाता है, पर वो मानना बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्ट्रोंग आरपी वही होगा जो 1 2 3 4 के सीरियल में आएगा, ठीक है। जैसे अगर इसी आप आरपी में देखो, मान कर चलो वीनस नंबर 3 पर है, मान लो नंबर 4 भी वीनस होता, तो हम उसे स्ट्रोंग नहीं लेते, स्ट्रोंग आपके लिए मंगल ही रहना था, ठीक है। स्ट्रोंग हमारे लिए मंगल ही रहेगा, 2 या 3 बार आने से वो स्ट्रोंग हमारा नहीं कहलाया जाएगा। क्लियर। चलो, अगर नंबर 1 आरपी सैटर्न हो तो किसी भी घटना में आपको डिले देगा, वो जिस भी पर्पज से लिए आप वो चार्ट को देख रहे हो, ठीक है। मान लो आप देखना चाहते हो कोई शादी कब होगी और आपने आरपी लिया, आपका नंबर 1 आरपी सैटर्न है, तो वो जल्दी शादी होने वाली नहीं है, डिले होगा, ठीक है। कुछ फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, कुछ स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं, ठीक है। शनि तो वैसे भी डिले का कारक है, तो वो डिले देता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से प्लैनेट है जो फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग में सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग हम चंद्र को लेते हैं, ठीक है। चंद्र के बाद सूर्य फास्ट मूविंग प्लैनेट। बुध, शुक्र, मंगल, ये पांचों के पांचों फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। और जो प्लैनेट बचता आपका बृहस्पति, 1 साल बाद एक राशि को बदलता है। शनि 2.5 साल लगाता है, राहु केतु 18-18 महीने लगाते हैं, वो स्लो मूविंग में आ जाते हैं, ठीक है।
तो सैटर्न खुद डिले का कारक होता है, तो वो डिले देता होता है किसी भी घटना में आपको। ठीक है। चलो, हम राशियों में हमने चर्चा करी थी कोर्स में, राशि कौन सी, चर स्थिर द्विस्वभ राशियां हम लेते हैं। चर राशियां कौन सी होती है, 1 4 7 10 चर राशियां। स्थिर राशियां कौन सी होती हैं, 2 5 8 11। द्विस्वभ राशियां 3 6 9 12। ठीक है। मानकर चलो हमने रूलिंग लिए हैं, और उस समय जो आपका असेंडेंट है वो है चर राशियों का, यानी कि पहले घर की, जैसे अभी तो हमने मंगल लिख लिया ना, परंतु मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि होगी। मेष राशि चर में आती है, वृश्चिक राशि स्थिर में आती है। ठीक है। तो हम इसे पूरा कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, असेंडेंट मेष इज इक्वल टू मंगल, तो आपको समझ आएगा वो मेष असेंडेंट है, तो चर राशि होगी। क्लियर पॉइंट इतना। कैसे पता लगेगा, असेंडेंट के आगे लिखा होगा ना, ये देख, असेंडेंट यहाँ लिखा है, फर्स्ट है उसके आगे लिखा है एरी, एरी मतलब एरीज। ठीक है, एरीज मतलब मेष राशि होगी। ठीक है। तो अगर असेंडेंट आपका उस समय चर राशियों का है, तो वो घटना काफी जल्दी दे देता, आपको ज्यादा डिले नहीं देता। ठीक है। और अगर असेंडेंट हमारा स्थिर चला गया, तो फिर वो घटना को डिले देता है, जल्दी नहीं देता। ठीक है। दिव्य स्वभाव का कोई ज्यादा रोल नहीं। फिर भी मल्टीपल चीजों से हमें संकेत मिलता है, चीजों से, मतलब यहाँ कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि मैं एक लाइन बता दूंगा, आप हूबहू हमेशा उसे फॉलो करते चलेंगे। आपको प्लैनेट के कारक तत्वों को ध्यान में रखकर अपना व्यू पॉइंट एक ओपन रखना है हमेशा। अपने दिमाग का इस्तेमाल उसे आपने बंद नहीं करना, धीरे 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 अपने आप ही खुलेगा। मान लो कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया, ऐसे मान लो। आपने आरपी लिए और आपने देखा आपका नंबर 1 आरपी मरकरी है, तो सिंपल सी बात है, वो रिश्ता कभी पक्का नहीं होगा, वो टूट जाएगा, फिर दूसरा होगा, क्योंकि मरकरी इज ड्यूल प्लैनेट। तो मल्टीपल टाइम आपको अपना माइंडसेट ओपन रखना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। कारक तत्व याद रखेंगे, बाकी अब मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, अपने आप ही चीज़ें आपको मदद कर देती हैं, कोई नवा इसमें तीर वाली बात नहीं होती। ठीक है। हमने एडिशन आरपी लेने थे, तो मुझे कुछ एग्जांपल समझ नहीं आ रही थी, तो कल मैं एक चार्ट देख रहा था, उसमें अपने आप ही वो एग्जांपल आगे की एडिशन की जरूरत है, मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो कितनी सारी चीजें जब आप सही तरीके से काम करोगे, अपने आप ही बन जाएंगी। बस ये है कि थोड़ा सा व्यू पॉइंट आपको एक ओपनली रखना पड़ेगा। क्लियर। ग्रहों के जो बेसिक कारक तत्व है, हम उन्हें ध्यान में रखेंगे, तो आप मल्टीपल चीजें थ्रू द आरपी अपने कर सकते हो। क्लियर पॉइंट इतना, ठीक है। चलो, ये हो गया कि बेसिक उसे आरपी को समझने, ये हमारे चार है। अब इन आरपी में हम राहु और केतु को भी ऐड करते हैं। ठीक है। राहु केतु को ऐड हम कैसे करते हैं, क्या थ्योरी है राहु केतु में। राहु केतु में एक बेसिक थ्योरी है कि राहु केतु के पास अपनी कोई भी राशि नहीं होती, अपनी राशि नहीं है, परंतु वो जिस भी राशि में बैठता है वो उसी पर अपना कंट्रोल कर लेता है। बेसिक थ्योरी है राहु केतु की। ठीक है। उस राशि पर अपना अधिकार कर लेगा। तो राहु केतु का राशि लोड अगर रूलिंग प्लैनेट में होगा, तो उसके साथ राहु केतु को भी लिखना पड़ेगा, वो साथ ही आ जाएगा उसके, दोनों नहीं आएंगे। जिसका लोड है वही आएगा, वही आएगा, दोनों तो कभी नहीं ना आएंगे। अब राहु केतु कितनी कितनी देर बाद अपनी राशि बदलते हैं, 18 18 महीने बाद बदलते हैं, रोज नहीं बदलेंगे। ठीक है। ये आपने 4 आरपी लिखे हैं, असेंडेंट का राशि स्वामी, ये कितनी देर बाद बदलेगा, 2 2 घंटे बाद बदलेगा। मून का नक्षत्र स्वामी कितनी देर बाद बदलेगा, एक एक घंटे, एक एक दिन बाद बदलेगा, है ना। आज सारा दिन मून का नक्षत्र स्वामी यही रहेगा, आपके लिए चेंज नहीं होगा। और मून का राशि स्वामी करीबन 2.25 दिनों बाद बदलेगा। और डे लोड भी आज सेम रहेगा। तो जब आप दूसरी बार मान लो 2 4 घंटे बाद फिर से आरपी लेंगे, तो क्या बदलेगा, पहला आरपी बदलेगा, बाकी नहीं बदलेंगे, बाकी कोई नहीं बदलेंगे। क्लियर है ना। चलो, मैंने आपको एक पॉइंट समझाया है कि हमारा अगर नंबर 1 आरपी सैटर्न आता है,
तो आप ये पॉइंट प्रिडिक्ट करते हो कि इवेंट में डिले होगा, इवेंट आपको डिले देगा, ये हमने पढ़ा। अब मान के चलो कि आपके पास कोई प्रश्न ही नहीं है, ना किसी ने पूछा है, ना आपने देखा, बस आपने सुबह आप उठे और आपने अपने आरपी लिए, आपका आरपी सेटन आ गया, और आपने कहा कि यार सारे के सारे काम डिले होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल कैसे होगा? किसी ने पूछा है, फिर आपने देखा है, तो फिर पॉसिबल होगा। आया पॉइंट समझ में? नहीं समझ आया? ठीक है। मान लो मैं आपसे कोई सवाल पूछूं कि मुझे बता दो मेरे काम धंधे का, तो फिर आपने आरपी लिए, फिर आपने देखा, ठीक है। तो प्रश्न को प्रश्न की तरह देखना है, ओपनली प्रिडिक्शन आपने नहीं करनी, नहीं तो वो हमेशा ही गलत होंगी। क्लियर है ना? अगर उसे लाख दो लाख देख रहे हैं, फिर तो आधे को तो वैसे ही डिले होगी, फिर बात ही नहीं, रूल ही आपका अप्लाई नहीं होता। ठीक है। कोई एक दो व्यक्ति पर फिर वो रूल आपका अप्लाई होगा। क्लियर है ना? चल, मतलब कभी भी आपने प्रिडिक्शन जो है वो ओपनली नहीं करनी, उसे देखना है अकॉर्डिंग टू प्रश्न ही करनी है। उसे बैक इवन ट्रैक करने का एक बेसिक मेथड है। ठीक है। बैक इवन आप ट्रैक कैसे करते हैं? जो घटना उस व्यक्ति के साथ डिले से चल रही है, आप उसकी कुंडली से उस डिले को मैच करिए, वो डिले क्यों हो रहा है। ठीक है। मान कर चलो किसी की उम्र है 30 साल और उसकी शादी नहीं हुई। नॉर्मली 25 के बाद शादी के योग लग जाते हैं। तो आपको उस समय की महादशा अंतरदशा में ढूंढना कि हुई क्यों नहीं है। ये ट्रैक करने का मतलब है, ये नहीं कि चार्ट देखो दो चार चीजें बोलोगे तो वो रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। या ट्रैक करने का मतलब ये होता है कि वो कोई आपको पुराना अपना इवेंट बताए, आप उस इवेंट को पीछे की महादशा अंतरदशा से ट्रैक कर लीजिए। ठीक है ना? पीछे जाओ महादशा, जैसे किसी ने कहा मेरी शिक्षा अच्छी नहीं गई, कब से कब वो पढ़ता था, महादशा अंतरदशा के सिग्निफिकेटर देखकर आप उसे आइडिया लो, फोर्थ हाउस का सबलोड देखकर उसे आइडिया ले लो। ठीक है। क्यों लोग बैक एंड इवेंट ट्रैक करते हैं? ताकि ये श्योर कर सके वो चार्ट सही है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो चार्ट तो हम आरपी से सही कर लेते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है। क्या रूल है? रूल लिख लो उसका। प्रश्न करते समय जो व्यक्ति ने प्रश्न करा है, उसकी प्रश्न का जो प्राइमरी हाउस का सब लोड है, अगर वो रूलिंग में हो, प्राइमरी हाउस सब लोड अकेला, अगर वो रूलिंग प्लैनेट में हो, ठीक है, अगर वो रूलिंग में हो, तो वो चार्ट ठीक है, चार्ट गलत नहीं है हमारा। ठीक है। किसी ने अपने, मान लो शिक्षा का प्रश्न करा दी, फोर्थ हाउस सबलोड, आपने रूलिंग लिया, आपके रूलिंग में चार का सबलोड कहीं भी आ जाए, नंबर 1 2 3 4 कहीं भी आ जाए, तो वो ठीक है, वो गलत नहीं है उसका चार्ट। ठीक है। उसे सीधा देखना शुरू कर दीजिए, कोई इवेंट आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इवेंट ट्रैक होते भी नहीं है, ये हमने इस पर काम करके देख लिया। कोई कह दे तो वो अलग बात है, एक आधी बार हो जाए, मल्टीपल टाइम इवेंट ट्रैक नहीं होंगे। क्यों इवेंट ट्रैक नहीं होंगे मल्टीपल टाइम? क्योंकि लगभग अगर आप देखोगे ना, आधे घंटे के बीच बीच में कितने सारे चार्ट बन जाएंगे। मान लो कोई कहता है कि मेरी 2 शादियां हुई है, उस आधे घंटे में दो चार चार 2 शादियों का प्रॉमिस आपको दे जाएंगे, आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपको ट्रैकिंग थ्रू रूलिंग ही लेनी पड़ेगी, और आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। आपको रूलिंग पर ही सरेंडर करना पड़ेगा। चलो, बड़े इसके बाद राहु केतु कैसे ऐड करने हैं? राहु केतु का राशि लोड अगर रूलिंग में होगा, तो साथ में राहु केतु भी उसके साथ ऐड ऑन हो जाएंगे। हमने ये चार रूलिंग लिए हैं, साथ में ही चार्ट से राहु केतु का राशि लोड देख लेते हैं। राहु का राशि लोड कौन है? राहु एक्वेरियस में है तो शनि हो गया, केतु लियो में है तो सन हो गया। तो रूलिंग के नीचे ऐसे लाइन लिखो, राहु आरएल सैटर्न, केतु आरएल सन, ऐसे आ जाए।
अब ऊपर हमारे आरपी हमने क्या क्या लिए थे? असेंडेंट का आरएल आपका था मंगल, मून का एनएल आपका था मंगल, मून का आरएल था वीनस, डे लोड था सूर्य। अब केतु का आरएल सूर्य आरपी में है, तो इसके साथ ब्रैकेट में हम केतु को भी लिख देंगे, केतु भी रूलिंग में शामिल हो जाएगा। ठीक है। राहु नहीं आएगा क्योंकि शनि नहीं है। आया समझ? राहु और केतु को ऐड कैसे करेंगे? राहु केतु का राशि लोड आरपी में होगा, वो साथ ऐड होगा। दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा ना, किसी कई बार दोनों हो भी सकते हैं। मान लो सूर्य या शनि भी कहीं ना कहीं होता तो वो भी ऐड हो जाता। ठीक है। राहु केतु बाकी ग्रहों से अधिक प्रभाव रखते हैं नॉर्मल वालों से। ठीक है। ये हो गया रूलिंग निकालना सीखा। ठीक है, चलो। अब रूलिंग में कुछ यहाँ पर लोग ना रेट्रोग्रेड प्लेनेट को बाहर निकाल देते हैं, एक बार वो थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ देखो, राहु और केतु, भाई लाइन पढ़ो, लिखा है प्रश्न समय राहु जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी किसी भी प्रकार से रूलिंग में हो, तो उस ग्रह के साथ राहु भी रूलिंग में रूलिंग प्लेनेट बनेगा। इसी प्रकार केतु जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी किसी प्रकार से रूलिंग प्लेनेट में हो, तो उस ग्रह के साथ केतु को भी समावेश यानी कि लिखेंगे। राहु केतु हमेशा ही वक्री चलते हैं, तो उन्हें हम मार्गी ही मानेंगे। ठीक है। ये लाइन हम समझ लेते हैं। राहु केतु कभी भी सीधे नहीं चलते। सीधे चलने का मतलब वो मेष राशि से वृष में नहीं आएंगे, मीन में जाएंगे। तो उल्टी चलनी ही उनकी सीधी गति है। हम उसे उल्टा चलता नहीं कहेंगे, उन्हें सीधा ही माना जाएगा हमेशा। बाकी प्लैनेट हमारे उल्टे चलेंगे, यानी कि रेट्रो मूव ले सकते हैं। कौन कौन से प्लैनेट रेट्रो मूव ले सकते हैं? बृहस्पति ले सकता है, मंगल ले सकता है, बुध ले सकता है, और शुक्र भी ले सकता है, शनि भी ले लेगा। ठीक है। राहु केतु तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा वैसे चलेंगे। और आपका सूर्य और चंद्र कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होगा। बाकी पांच ग्रह हैं, वो बीच बीच में रेट्रो मूव ले सकते हैं। नॉर्मल थ्योरी जो ये है, वो केपी सर ने कही है कि अगर रूलिंग प्लैनेट में कोई ग्रह रेट्रोग्रेड है, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। नॉर्मल थ्योरी है। पर हम थोड़ा सा गुरुजी ने इस थ्योरी को और आगे काउंट करा है। गुरुजी ने ये कहा कि अगर कोई प्लेनेट रूलिंग का रेट्रो है, तो हम उसे ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उस प्लेनेट का स्टार लोड रेट्रो है, तो फिर हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है। मतलब खुद जो रुझे, ये हमने जो चार लिए, मंगल मंगल वीनस सन हमने ले लिया, अगर इनमें से कोई रेट्रो है तो हम ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इनका स्टार लोड रेट्रो है तो फिर हम इसे नहीं लेंगे। यानी कि जैसे आपका मंगल है पहला, मंगल अगर रेट्रो है तो हम ले लेंगे। लेकिन मंगल जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र स्वामी रेट्रोग्रेड है, तो फिर हम मंगल को नहीं लेंगे। क्लियर है ना? ये हमारी थ्योरी में दो पॉइंट से अंतर आता है। नॉर्मल लोग आरपी रेट्रो हो तो छोड़ देते हैं, हम उस आरपी के रेट्रो होने से नहीं छोड़ रहे, हम उसके स्टार के रेट्रो होने से छोड़ रहे। ये लेकिन बाद में वाली लाइन आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है। ये देख, जब रूलिंग प्लैनेट में कई ग्रह वक्री होते हैं, या फिर वक्री ग्रहों के नक्षत्र में होते हैं, उस समय अथवा बेहद जरूरी हो तो ऊपर बताए गए युति योग का इस्तेमाल करें। ठीक है। रूलिंग प्लैनेट में जो ग्रह वक्री हों अथवा वक्री ग्रहों के नक्षत्र में हों, उन्हें रूलिंग प्लैनेट में शामिल ना करें, या फिर फलादेश बताते समय उनका उपयोग ना करें। यह महत्वपूर्ण बात स्वयं कृष्णमूर्ति जी ने हमें बताई है। वक्री ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह को छोड़ देने की बात तो बिल्कुल सही है, किंतु वक्री ग्रहों को शामिल ना करें, इस बात के अधिक अनुभव हमारे पास नहीं है। ये कोई ज्यादा सत्य बात नहीं। क्लियर? हम इसे समझते हैं। मैं अब आपको इसका एक टेबल बनाना सिखाता हूं, आप उस टेबल को बनाइए, फिर हम फिल करते हैं सेम इसी चार्ट को।
ऊपर लिखिए रूलिंग प्लैनेट, यहाँ लिखो पहला रूलिंग कौन है, असेंडेंट आरएल। नीचे लिखिए सेकंड रूलिंग कौन है, मून एंड। नीचे लिखिए थर्ड रूलिंग कौन है, मून आरएल। फोर्थ रूलिंग कौन है, डेलो। नीचे याद रखने के लिए राहु का आरएल, केतु का आरएल। यहां पर लिखिए प्लेनेट। प्लेनेट मतलब असेंडेंट का राशि लोड कौन है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। मून का नक्षत्र लोड कौन है वो यहाँ लिखेंगे। मून का राशि लोड कौन है वो यहाँ। डे लोड कौन है वो यहाँ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अलग से कॉलम बनाकर लिखो एनएल कि इन प्लेनेट का नक्षत्र लोड कौन है, और उसके आगे भी लिखो आर या डी। आर डी मतलब रेट्रो है या फिर वो डायरेक्ट है, ये देखना है। इससे पहले वाली लाइन तो हमने फिल करी है ना, यहां तक हम फिल कर चुके हैं। असेंडेंट का राशि लोड मंगल हमने फिल कर लिया। मून नक्षत्र लोड भी मंगल फिल कर लिया। मून राशि लोड वीनस फिल कर लिया था। ये हमने सन फिल कर लिया था। राहु का राशि लोड आपने शनि फिल कर लिया। केतु राशि लोड सूर्य फिल कर लिया, ठीक है। और केतु के साथ आपने ब्रैकेट में, सूर्य के साथ ब्रैकेट में केतु का, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या देखना है, अब हमें देखना है मंगल का नक्षत्र लोड कौन है, और वो रेट्रो है या डायरेक्ट है, उसके आगे लिखेंगे। यहाँ पर भी मंगल का नक्षत्र कौन है, वो रेट्रो है या डायरेक्ट है। यहाँ पर वीनस का नक्षत्र लोड कौन है, वो रेट्रो है या डायरेक्ट है। और फिर सूर्य का नक्षत्र लोड कौन है, वो रेट्रो है या डायरेक्ट है, ठीक है। कैसे पता लगता है ग्रह का नक्षत्र लोड, ग्रह के सेकंड कॉलम पर लिखा होता है ग्रह का नक्षत्र लोड। क्लियर, देखें। सूर्य का नक्षत्र लोड कौन है, सूर्य का नक्षत्र लोड खुद सूर्य ही है, ठीक है। देखो सन, सॉरी, हम मंगल से स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर वन आरपी मंगल है ना, मंगल से स्टार्ट करते हैं। मंगल का नक्षत्र लोड कौन है, वीनस है। फिर दूसरा आरपी मंगल है, उसका नक्षत्र भी वीनस है। तीसरा आरपी मून का राशि लोड, मून का राशि लोड हमारा, मून राशि लोड वीनस था। वीनस का नक्षत्र स्वामी सूर्य है। तीसरा आरपी सूर्य है, सूर्य का नक्षत्र स्वामी खुद सूर्य है। चलो, ठीक है। मंगल का नक्षत्र स्वामी वीनस, फिर मंगल है उसका नक्षत्र स्वामी वीनस, फिर वीनस है, वीनस का नक्षत्र स्वामी सूर्य, फिर से सूर्य है, उसका नक्षत्र स्वामी सूर्य, ठीक है। अभी के समय रेट्रो कौन है, अभी के समय सिर्फ बृहस्पति के आगे आर लिखा है और कोई भी रेट्रो नहीं, ठीक है। और बाकी सारे के सारे ट्रैक्ट। यहीं पर आपको मैं टेबल समझा देता हूँ जो हमने करा। हमने ये टेबल बनाया था, असेंडेंट आरएल मंगल। ये प्लेनेट है, इनके नक्षत्र लोड हमने यहाँ लिखने हैं, वो आर है या फिर वो डी है, यानी कि वो रेट्रो है या फिर डायरेक्ट है। मंगल का नक्षत्र लोड हमारे पास आया वीनस, वो डायरेक्ट है। फिर से मंगल उसका नक्षत्र लोड वीनस, वो डायरेक्ट है। फिर वीनस उसका नक्षत्र स्वामी सूर्य, वो हमेशा डायरेक्ट होता है। फिर सूर्य उसका नक्षत्र स्वामी खुद सूर्य है, वो भी हमेशा डायरेक्ट होता है। तो किसी का भी नक्षत्र स्वामी रेट्रो नहीं है तो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये रूलिंग आपके माने जी। एक उदाहरण ले लेते हैं, मानकर चलो कि प्रश्न समय आपका वीनस जो है वो रेट्रो होता। अगर ये वीनस रेट्रो है
तो हम इस मंगल को रूलिंग में काउंट ना करते। ठीक है। फिर हमारे पास रूलिंग बस दो ही बचने थे, एक वीनस बचना था, सूर्य बचना था, केतु बचना था, और कोई नहीं बचना था। क्लियर पॉइंट इतना? ठीक है। सिंपल है, इतना तो हमने ऑलरेडी करा ही हुआ कोर्सेज में। मोटी मोटी थ्योरी क्या हुई? मोटी मोटी थ्योरी हमारी ये हुई कि हम रूलिंग लेंगे, चार रूलिंग लेंगे, राहु केतु को ऐड करेंगे। वो रूलिंग प्लैनेट रेट्रो है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे बाहर नहीं निकालेंगे। मगर वो रूलिंग प्लैनेट का स्टार लोड रेट्रो है तो उस रूलिंग को बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या रूलिंग का स्टार रूलिंग में काउंट होगा? तो रूलिंग का स्टार रूलिंग में काउंट नहीं होगा। ठीक है। जैसे नंबर 1 रूलिंग हमारा मंगल है, मंगल का नक्षत्र स्वामी वीनस है, तो वीनस रूलिंग में नहीं है, रूलिंग में मंगल ही है सिर्फ, वीनस रूलिंग का पार्ट नहीं है। क्लियर है? वीनस रेट्रो होगा तो मंगल को बाहर निकाल देंगे, यानी कि रूलिंग का स्टार लोड रेट्रो होगा। ठीक है, मैं फिर से लाइन बोलता हूँ। लाइन क्या थी कि अगर रूलिंग प्लैनेट रेट्रो हो या रूलिंग का स्टार लोड रेट्रो हो तो उसे बाहर निकाल दें। हमने उसमें एड ऑन ये करा है कि रूलिंग अगर रेट्रो है तो कोई बात नहीं, हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर रूलिंग का स्टार लोड रेट्रो है तो हम उसे बाहर निकाल देंगे, उस रूलिंग को बाहर निकालें, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर पॉइंट? ये चार तो हम ऑलरेडी लेकर ही चलते होते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। कई सारे केसेस में इसकी शीट मैं आपको भेज दूंगा। वैसे मैंने शीट आपको बनाना सिखा दी ना, एक साइड चार रूलिंग लिखेंगे, 1 2 3 4, आगे उसका प्लेनेट, आगे उसका नक्षत्र, मैं एक पेज पर आपको अलग से भी लिखकर ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है। वैसे कोई मुश्किल वाली बात नहीं, सेव अप कर लो, 2 4 बार निकालोगे इजी हो जाएगा। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास, हाँ, फिर तीन ही रूलिंग बचेंगे ना, उसे बाहर निकाल देंगे तो जब हम पहला रूलिंग बाहर निकालेंगे, जितने पेंडिंग बचे फिर उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, और किसी का नहीं करेंगे। ठीक है। पॉइंट ये है कि कई बार हमें अलग से रूलिंग लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अलग से रूलिंग लेने की जरूरत कब पड़ती है? जिन्होंने रूलिंग पर काम करा होगा पिछले 1 1.5 साल से, तो आपको पता लगेगा अलग से रूलिंग की जरूरत पड़ती है। जिन्होंने नहीं करा फिर उन्हें उतना क्लियर अब समझ नहीं आएगा, हमें खुद ही 1 2 साल बाद समझ आएगा। ठीक है। अलग से रूलिंग की हमें मल्टीपल टाइम इस्तेमाल पड़ती है। अगर अलग से रूलिंग की इस्तेमाल पड़े तो अलग से हम कौन कौन से ऐड करेंगे, जिसे हम कहेंगे एडिशन रूलिंग प्लैनेट, या जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होने वाले रूलिंग प्लैनेट। तो लिखिए फिर जरूरत पर क्या क्या इस्तेमाल कर। हमेशा नहीं होते, हजार में कहीं एक आधी जगह होंगे। राहु केतु को रेट्रो नहीं लेते ना, हमने पहले पढ़ा उसमें। आप स्लाइड में देखना, उसमें मैंने आपको स्पेशल समझाया कि राहु केतु हमेशा ही रेट्रो चलते, उनका रेट्रो नहीं मानते। यानी कि किसी प्लेनेट का अगर स्टार लॉर्ड राहु केतु है तो उसे बाहर नहीं निकालेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है। चलो, एडिशन रूलिंग प्लेनेट हम क्या क्या ऐड करेंगे? अलग से रूलिंग प्लेनेट ऐड होगा। अभी हमने असेंडेंट के नक्षत्र स्वामी को लिया है, नहीं, असेंडेंट के राशि लॉर्ड तक हम रहे, नक्षत्र तक नहीं गए। ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो हम असेंडेंट का जो नक्षत्र स्वामी है उसे भी रूलिंग में ऐड करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो, हमेशा नहीं। ठीक है। यहाँ मल्टीपल लोग असेंडेंट के नक्षत्र स्वामी को नंबर 1 रूलिंग लेते हैं, हम उसे नंबर 1 नहीं लेते, हम तो उसे बकायदा लेते ही नहीं है। इन केस नीडेड तो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। और क्या क्या ऐड होगा? और अगर कोई प्लैनेट कुंडली में पहले घर में है, लगन कुंडली में, रूलिंग में, केपी वाले चार्ट में नहीं, रूलिंग की कुंडली में अगर कोई फर्स्ट हाउस में है तो वो भी रूलिंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस को देख रहा होगा तो वो भी रूलिंग में ऐड हो जाता है। कोई प्लैनेट अगर असेंडेंट को देख रहा होगा तो वो भी रूलिंग में ऐड हो जाएगा। दो। फिर एक बाद में लिख लो कि अगर किसी प्लैनेट की, जो आपके चार रूलिंग प्लैनेट है उनके साथ युति है तो वो भी रूलिंग में शामिल हो जाएगा। ठीक है। कौन कौन से? असेंडेंट का स्टार लॉर्ड ले लेना, कोई प्लैनेट असेंडेंट में बैठा हो तो भी आ जाएगा।
कोई प्लेनेट असेंडेंट को देख रहा है तो वो भी आ जाएगा, और किसी प्लेनेट के अगर रूलिंग के साथ युति बनती है तो वो भी आ जाएगा। ये देखो, ये ऊपर से देखो, ध्यान से लिखा है। हमने ये चार लिए हैं, ठीक है, उसके चार, लेकिन बाद में ये देखा गया है कि प्रश्न समय जो लगन शुरू हो रहा है उसका नक्षत्र स्वामी भी रूलिंग के तौर पर काम करता है, यानी कि असेंडेंट का स्टार लॉर्ड। पर वो पहला रूलिंग नहीं होता, पहले यही रहेंगे चार आपके, ठीक है। फिर आगे यह भी देखा गया कि प्रश्न समय लगन में स्थित ग्रह, जो ग्रह पहले घर में है वो भी शामिल हो जाएंगे, और प्रश्न समय लगन पर दृष्टि रखने वाले ग्रह भी शामिल हो जाएंगे, और प्रमुख रूलिंग प्लैनेट के साथ अगर किसी की युति है तो वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। युति हम इसमें कितने लेंगे? युति हम इसमें लेंगे, देखो युति को देखने के लिए रवि, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, इनके साथ 4 डिग्री के पास कोई प्लेनेट हो तो वो युति में आएगा, और बाकी जो प्लेनेट है गुरु, शनि, राहु, केतु, ये 6 डिग्री आगे पीछे होने से भी युति में माने जाएंगे। यानी कि जो स्लो मूविंग प्लेनेट है, उन स्लो मूविंग के अगर 4 डिग्री कोई आगे पीछे है तो वो युति में आ जाएगा। जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है वो 6 डिग्री आगे पीछे होने तक भी युति मानी जाती है, ठीक है। सात होने से युति नहीं बनेगी, डिग्री पॉइंट से सात होने में युति बनेगी, ठीक है। एक बार इस चार्ट में देखें कोई अलग से बनता है कि नहीं बनता। सबसे पहले असेंडेंट का नक्षत्र स्वामी चाहे तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं इन केस नीडेड। असेंडेंट का नक्षत्र स्वामी, असेंडेंट का नक्षत्र स्वामी है केतु, ये चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। फिर अगर कोई प्लेनेट फर्स्ट हाउस में है तो वो भी ऐड होगा, पर फर्स्ट हाउस तो खाली है, वो नहीं आएगा। फिर कोई प्लेनेट अगर पहले घर को देख रहा हो तो कौन सा प्लेनेट पहले को देख रहा है? एक दो तीन, चंद्रमा पहले घर को देख रहा है तो मून भी रूलिंग में ऐड हो जाएगा अगर जरूरत है तो। फिर जो रूलिंग में प्लेनेट, अगर उनके साथ कोई प्लेनेट युति में है तो मेन रूलिंग में आपके पास था मंगल, वीनस, सन। अगर इनके साथ कोई युति में होगा 4 डिग्री आगे पीछे, क्योंकि ये तीनों ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है। मंगल कहाँ बैठा है ये देखो, ये 4 ग्रह है, इनमें देखते हैं कोई युति ना बनती हो। मंगल आपका बैठा हुआ है 26 डिग्री का, ठीक है। सूर्य आपका बैठा हुआ है 26 डिग्री का, तो मंगल और सूर्य में युति है, पर वो तो दोनों ऑलरेडी एडेड ही है, ठीक है। मंगल आपका 26 डिग्री का, शुक्र आपका 28 डिग्री का, दोनों में 2 डिग्री का तो भी युति, पर शुक्र भी ऑलरेडी रूलिंग में ऐड है। बुध को देखना पड़ेगा, बुध आपका बैठा हुआ है 20 डिग्री का, मंगल हमारा था 26 का, बुध 20 का, 6 डिग्री अंतर है तो युति नहीं बनी, चार से बाहर चले गए तो मरकरी की युति नहीं बनेगी, वो शामिल नहीं होगा। क्लियर? और क्या था, बस यही थे, बाकी तो थे ही भी नहीं, तो युति भी इसमें हमारे पास नहीं बनती। क्लियर पॉइंट का। एडिशन रूलिंग प्लेनेट का इस्तेमाल कब करेंगे? इन केस नीडेड होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। इन केस नीडेड आप शुरुआती दौर में समझ नहीं पाएंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे समझने में। मैं एक दो आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, मैंने ली हुई है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। दो तो मैंने किताब की ली हुई है आपको समझाने के लिए, एक मैंने कल देखा था तो उसमें थी। ये एक एग्जांपल को देखो, ठीक है। इसमें वो मैरिज प्रेडिक्ट करते हैं, हम शादी प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले प्रोमिस ले लेते हैं सेवंथ हाउस सब लॉर्ड से, सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड 11 को भी, 7 को भी, 2 को भी सिग्निफिकेट करता है तो प्रोमिस आपका बन जाता है। फिर सेकंड पॉइंट में महादशा लेनी होती है। प्रश्न समय महादशा चल रही होती है राहु की, राहु 11th हाउस को सिग्निफिकेट करता है, पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में होता है, प्लस राहु हमारा रूलिंग में भी है। राहु की महादशा ले ली। जब प्रश्न देखा उस समय अंतरदशा थी बुध की,
बुध की अंतर में 2 7 11 में कुछ भी नहीं है, तो बुध में काम नहीं होगा। बुध के आगे अंतर आती है केतु की। केतु पॉजिटिव है क्योंकि केतु दूसरे घर में भी है, और केतु का नक्षत्र स्वामी सूर्य 7वें घर में भी है। तो केतु पॉजिटिव, परंतु केतु रूलिंग में नहीं है। ठीक है। केतु के बाद अंतर किसकी आएगी? केतु के बाद अंतर शुक्र की आएगी। शुक्र भी रूलिंग में नहीं है, लेकिन केतु पॉजिटिव है पर रूलिंग में नहीं है। तो यहां पर हम अपने एडिशन रूलिंग पर शिफ्टिंग करेंगे। क्या पता कहीं से हमें केतु मिल जाए। अगर कहीं से केतु मिलेगा तो फिर हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक। ये देखो अगली स्लाइड। केतु पॉजिटिव है, उसी रूलिंग चार्ट में केतु कुंडली के 7th हाउस में होता है, तो वो लगन को देख रहा था। तो केतु हम रूलिंग में एडिशन के तौर पर ऐड करेंगे। तो ये केतु की अंतरदशा ही शादी देकर जाएगी, क्योंकि वो एडिशन रूलिंग के तौर में यहाँ पर ऐड ऑन होगा। क्लियर पॉइंट नहीं क्लियर? केतु स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है ना 7th हाउस का। जब 7th हाउस स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा तो वो उस घर का इवेंट हमें देकर जाएगा। जब हम पूरे कन्फर्म है तो हम रूलिंग से वेरीफाई करेंगे। आप पूरे कन्फर्म है कि केतु का नक्षत्र स्वामी सूर्य है, वो 7वें घर में, तो वो शादी देगा। पर वो रूलिंग में नहीं है, तो हमने एडिशन रूलिंग का इस्तेमाल करा कि वो हमें रूलिंग में मिल जाए, तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? एक और एग्जाम्पल, ये देखो, ये एक बीटीआर की एग्जांपल है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते समय, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते समय व्यक्ति का लगन आता है वृष लगन। तो वृष लगन का स्वामी शुक्र है, शुक्र रूलिंग में होता है। हमने शुक्र को सिलेक्ट कर लिया कि लगन उसका वृषी है। लेकिन उस वृष लगन में हमारे पास 3 नक्षत्र आते हैं, सूर्य का, चंद्र का, मंगल का। तो वृष में कोई ना कोई नक्षत्र भी होगा, लेकिन इन तीनों में कोई भी आरपी में नहीं है। क्लियर पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया? कहाँ पर नीडेड पड़ी है? अब तो लेना ही पड़ेगा ना, जब राशि आ गई तो नक्षत्र भी कोई ना कोई लेना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग थ्रू द एडिशन रूलिंग प्लैनेट, कहीं से इन तीनों में कोई ना कोई मिलेगा। तो वो मिलेगा तो हम नक्षत्र डिसाइडेड करें। उसी चार्ट पे रूलिंग वाले में असेंडेंट का नक्षत्र स्वामी मून था, तो हमने शिफ्टिंग कर मून का नक्षत्र सेलेक्ट कर। क्लियर हुआ? चलो, एक ये मैंने कल देखा, ये। ठीक है। इसमें क्या था? चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्ट करना था। ठीक है। चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्ट करते समय 5वें घर का सब लॉर्ड हमारा चंद्र था। ठीक है। चंद्रमा खुद तो नहीं देता। चंद्र का नक्षत्र स्वामी राहु था, वो भी तीसरे में था, उसके थ्रू भी नहीं आता। तो राहु का राशि लॉर्ड बृहस्पति था, जिसके थ्रू 5वां घर आ गया तो आपका प्रोमिस बन जाता था। ठीक है। चंद्रमा रूलिंग में भी है ना, तो टाइम भी चार्ट का एक्यूरेट है, टाइम में हमने चेंज नहीं करा। महादशा देखी हमने, महादशा हमारी चल रही थी शनि की। शनि देता था 3 4, शनि का नक्षत्र स्वामी 10। तो शनि में तो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के पॉजिटिव है 2 5 11, तो वो शनि में नहीं है। शनि की पूरी महादशा हमने छोड़ दी। अगली महादशा, शनि के बाद महादशा आएगी बुध की। बुध की महादशा में 10 9 11 12, नक्षत्र स्वामी 9। तो बुध की महादशा में 11वां घर आ गया, प्लस बुध हमारा रूलिंग में भी है, हमने बुध की महादशा सिलेक्ट कर ली। सिलेक्टेड। अब अंतर लेंगे। बुध की महादशा में सबसे पहली अंतरदशा बुध में बुध ही आएगा। रूलिंग एक नियम है, जो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में जितने बार होता है हम उसे उतने बार काउंट करते हैं, उससे ज्यादा बार उसे काउंट हम नहीं करते। तो बुध हमारा एक ही बार रूलिंग में है, इस्तेमाल हो चुका, अब दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होगा। बुध के बाद अंतरदशा बदलकर हमारे पास आएगी केतु की। केतु का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, वो 5 को सिग्निफिकेट करता है, तो केतु 5वें घर का सिग्निफिकेटर है। परंतु केतु मेरे रूलिंग में नहीं है। मुझे लगता है केतु में काम होगा, तो मैं अपने एडिशनल रूलिंग प्लैनेट लूंगा। ठीक है। मैंने एडिशनल रूलिंग प्लैनेट लिया। मेरा असेंडेंट का नक्षत्र स्वामी आता है सूर्य। असेंडेंट नक्षत्र स्वामी सूर्य। अभी केतु सूर्य की राशि में चल रहा है, तो इसके साथ केतु भी फिर ऐड अप हो जाएगा।
जी। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर? ठीक है। यहाँ पर मैंने केतु ऐड हो गया। कैसे ऐड हो गया? क्योंकि असेंडेंट का नक्षत्र स्वामी सूर्य था, तो राहु केतु का नियम है वो जिसकी राशि में होंगे उसके साथ भी ऐड अप हो जाए। कुछ हद तक आइडिया लगा कि नहीं लगा, एक बार चैट में बताओ। मतलब बेसिक बेसिक सा आइडिया लगा है, ज्यादा तो इतना जल्दी समझ आपको नहीं आएगा, और बेसिक सा लग गया था बहुत। ऐसी एग्जाम्पल बहुत कम आएंगी ना आपके पास। पूरी की पूरी किताब में दो एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। मेरे पास भी अभी तक बस एक दो एग्जाम्पल है, एक कल आई थी बनाते समय आ गई होगी, और एक आधी है। कहने का मतलब ये है कि आपको रूलिंग प्लैनेट में चार प्राइमरी रखने हैं, एडिशनल तब लेने हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है। इफ नीडेड तो आप उसे एडिशन लेंगे, हमेशा वो उसमें आइडिया नहीं होगा, हमेशा वो एडअप नहीं होंगे। क्लियर है ना? चैट में लिखो कुछ पूछना तो, वैसे अनम्यूट नहीं करूँगा। लिखो, इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, शीट भी भेज दूंगा रूलिंग फिल करने वाले। हम्म, आपको एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको रूलिंग अभी समझ आएंगे, एडिशन का इस्तेमाल करना समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप रूलिंग पर काम नहीं करोगे तो आप एडिशन का इस्तेमाल कैसे समझ आएगा? जिन्होंने पिछले साल कोर्स करा होगा उन्हें थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा होगा। ठीक है ना? जब तक आप किसी दो चार समस्या में फंसेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा कि एडिशन भी इस्तेमाल होंगे। ये ना, मल्टीपल टाइम चीजें आपको अपने आप ही आएगी। ये नहीं है कि कोई बताएगा, मैं बताऊंगा, कोई तीसरा बताएगा। किसी के पास उतना समय भी नहीं है कि आपको वो बता पाएगा। अपने आप ही चीजें आपको आएंगी। जब आप उलझन में फंसेंगे, आपको लगेगा मुझे क्या क्लैरिटी लेनी है, अपने आप आएगा। ये तो वैसे भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। जैसे पहली क्लास से लेकर 10वीं तक बच्चा 10 साल में जाता है। ठीक है। उसे 2 दिन में तो वो पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं जा सकता, टाइम टेकिंग ही लगता है। तो मल्टीपल चीजें खुद के अनुभव से आपको आ जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि ये भी कुछ पॉइंटिंग है, देन हम उसका इस्तेमाल कर लें। हाउ टू सी ए मैरिज इन आस्किंग, मतलब किसी की माता मैरिज का प्रश्न करते हैं तो चार्ट को रोटेट कर लीजिए। किसी की माता ने प्रश्न किया कि बच्चे की शादी कब होगी, तो चार्ट को रोटेट कर लो 5वें घर से, पहला बच्चा तो 5 से, दूसरा तो 7 से। सिंपल प्रश्न। उमेश जी, ऐसा होगा नहीं ना कि एडिशन आरपी में ना हो? ऐसे कैसा होगा? वो तो होगा ही होगा ना एडिशन में। ऐसे कैसा होगा कि वो जो आया है वो कहीं ना कहीं ना हो? ऐसे तो फिर प्रश्न नहीं अस्थिर हो जाएगा। ऐसे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। रूलिंग प्लैनेट जब ईश्वरी संकेत है तो ईश्वर ऐसा तो नहीं है आपको संकेत ना दे। ऐसा तो पॉसिबल ही ना होगा कि वो आपका संकेत ना देगा। एडिशन आरपी में थोड़ी कंफ्यूजन है, बाकी हाँ वही धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। मतलब इफ नीडेड पड़ेगी तो आप उसका इस्तेमाल करो। कैसे इफ नीडेड होगी? मान के चलो किसी की महादशा 2-3 साल की रहती है, और आपको वो महादशा पॉजिटिव लग रही है, तो क्या पता वो एडिशन में कहीं ना कहीं आ जाए, देन यू शिफ्टेड की वो हो जाएगा। आरपी आपको राशि चार्ट से देखने, केपी चार्ट से नहीं देखने। आरपी में हम क्या क्या ले रहे हैं? असेंडेंट का राशि लोड, असेंडेंट का राशि लोड तो दोनों चार्ट में सेम रहेगा। फिर मून नक्षत्र लोड वो तो एप्लीकेशन से लेंगे, वो चार्ट बताता भी नहीं है। मून का राशि लोड आरपी उसके लगन चार्ट से, डे लोड मैनुअली। कोई प्लेनेट पहले घर में है वो भी राशि से। आप एक बार ना स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना जब रिकॉर्डिंग देखोगे, उसमें मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं। एक जगह रोक लेना उसे, आपको समझ आ जाएगा। रोगी पैट में स्थित ग्रह लगन नक्षत्र अगर देखा जाए तो ये देखो, प्रश्न समय लगन में स्थित ग्रह, लगन मतलब लगन कुंडली होगी यहाँ। ठीक है। लगन, लगन में स्थित ग्रह अथवा लगन पर दृष्टि दे रहे ग्रह सरल लगन कुंडली से जानेंगे। इसके लिए प्रश्न समय भाव चलित बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसमें मैंने लिखा हो। कहीं कहीं कंफ्यूजन तो फिर होगी ना, आपने समझे जब पहली बार है तो। अरे सारे जो मैंने समझाया 10-15% भी लग गया तो बहुत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ, इससे इजी स्टेप मैं बताओ क्या समझा सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं इससे ज्यादा इजी समझाने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे में। दो फिर अब मुझे करो छुट्टी, आज संडे है ना, चल। इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग आपको, पीडीएफ की जरूरत नहीं है, मैं वो एक स्लाइड आपको दे दूंगा जो मैंने आपको बनाना सिखाई है ना शीट की प्लेनेट, वो एक पूरी स्लाइड आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है चलो। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आप सभी ने मेरी क्लास को ज्वाइन करा संडे टाइम निकाल के, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद।